नमस्ते दोस्तों, मैं अजीत और आज जैसा कि शीर्षक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मेन मुद्दा है आत्महत्या का। सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली और उसके बाद डिबेट चल रहा है। 99.99% लोग एक ही बात लिख रहे हैं कि अवसाद की स्थिति होगी और किस तरह से फिल्मी हस्तियों की ज़िंदगी जो होती है बहुत खोखली होती है। जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम एक तस्वीर देखते हैं, हम एक खबर सुनते हैं और फिर हम अपना विश्लेषण देने लगते हैं। अब आप कहिएगा कि आप भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं अपनी अज्ञानता आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, ना ही मैंने इस विषय को बहुत ज़्यादा पढ़ा है। फिर भी मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ, वो आपको अपील करें। आपको सही लगे आप मान सकते हैं, नहीं लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बात यह हो जाती है कि हमारे लिए, और मैं इन बातों के लिए, जब हम और आप लिखते हैं कि समाज संवेदनहीन हो गया है और डिप्रेशन में था आदमी, हमें वी शुड गिव हिम अ शोल्डर टू क्राई, somebody calls you then hear to him, listen him out, इस तरह की बातें करते हैं जो उतनी ही मीनिंगलेस होती हैं जितनी 31 दिसंबर के रात के 12 जब बजते हैं तो आप हैप्पी न्यू ईयर बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। ये आप आउट ऑफ कंपल्सन करते हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है एक तरह से, एवरीबडी हैज़ टू राइट समथिंग, दैट्स व्हाई यू राइट। और उसमें शायद आपका इंटेंट ये ना रहता हो कि मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। इस बात को, और इस पे मेरा हमेशा से, आत्महत्या वाले मसले पे हमेशा से मेरा एक अलग टेक रहा है। अलग टेक का मतलब ये नहीं है कि मैंने लिखा, एक लेख भी शेयर किया इससे पहले भी, रॉबिन विलियम्स की जब डेथ हुई थी, हास्य कलाकार थे बहुत बड़े, तो उस समय भी लिखा था। उसके बाद एक IS पवन कुमार या शर्मा थे, 1-2 साल पहले मरे थे, उनका वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉट ऑल सुसाइड्स जो भी होता है वो डिप्रेशन के कारण नहीं होता है। इसमें मेंटल हेल्थ का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जो इमेच्योर बच्चे होते हैं हमारे, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में हर 58 मिनट्स पे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। आप सोचिए उसकी मनस्थिति के बारे में कि उस पर आपने कितना प्रेशर डाला है कि उसके लिए 80% तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, ये तो हमारे टाइम में होता था, 95% लाना जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसे लगता है कि जीवन का अंत यही है। उसे लगता है यह नहीं पाए, वो फिर अपने बारे में सोचना बंद कर चुका होता है। वो सोचता है मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, उनका सोशल स्टेटस क्या होगा, एंड देन ही कैलकुलेट्स कि मेरे जाने से ज़्यादा सही रहेगा, मैं रहूँगा ही नहीं, तो फिर माता पिता, मतलब उसकी समझ उतनी ही होती है। तो एक तो हो गया जो इम्बेसिल बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, वो लोग होते हैं, उनका एक सुसाइड का मसला है। दूसरा है जो एक्चुअल में मानसिक बीमारियों से जूझते हैं और कायरता जो से कह दी जाती है, ऐसे लोगों से मुझे बहुत दिक्कत होती है जो इसे कायरतापूर्ण हरकत लिखते। नहीं, किसी आदमी का दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, और इससे आप और हम सब कभी न कभी गुजरे ही होंगे कि दर्द किस तरह का होता है। आपका कोई प्रिय हो, वो छोड़ के चला गया, आप रोते हैं, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, कुंठित रहते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। और आपका दर्द आप अपने दोस्त से जब बात करेंगे तो हो सकता है वो समझेगा, लेकिन वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो खाना पूर्ति ही कर रहा हो, वो बस कि अपने दोस्त को उसे सुनना है तो वो सुनेगा, उसके पास हो सकता है सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है कि आपके सुनने के कारण उसमें कुछ पॉजिटिविटी आए, ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा कहे गए सकारात्मक शब्द या बी पॉजिटिव इन लाइफ, धैर्य रखो, फलाना, इट मीन्स नथिंग टू देम। तो उसके बाद जो होता है वो, उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सोचता है कि इस पेन के साथ जीने से बढ़िया है मर जाए। फिर लोग कहने लगते हैं कि नहीं, परिवार के बारे में सोचना चाहिए, दोस्त के बारे में सोचना चाहिए, बेटी है, फल। आपको क्या लगता है कि जो आदमी ये रिस्क लेता है उसे ये रियलाइज नहीं होता है कि उसके जाने के बाद क्या रिपरकशंस होंगे? आपको मतलब हु द हेल आर यू टू जज देम?
उनको आप क्यों जज कर रहे हैं कि तुम जा रहे हो कायर आदमी, तुम्हारे पीछे लोग रो रहे हैं? अंत में जब सर्वाइवल की बात आती है तो सर्वाइवल की बात जब वही बात हो जाती है कि माता के लिए अगर सबसे प्रिय संतान है, एक बंदरिया वाला एक एक्सपेरिमेंट मैंने बचपन में कभी सुना था कि सबसे प्रिय कौन होता है दुनिया में, तो वो एक गड्ढा था, उसमें एक बच्चा है और उसकी माँ है, बंदर है, बंदरिया है। पानी भरना शुरू होता है तो पैर तक आता है, उसे छाती पे लेती है, फिर कंधे पे बिठाती है, मरने लगता है, फिर नाक तक आ जाता है तो वो किसी तरह निकाल के उसे हाथ से बचा के जो हो, या फिर आपने जो अभी एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें देखा होगा कि संतान को बचाने के लिए माँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। दूसरी चीज़ है, आप नॉर्मली से नॉर्मल लाइफ में अगर देखा जाए तो सर्वाइवल जब सबसे अंत में आता है तो सबसे प्रिय या तो आपको अपनी जान लगती है या फिर कोई वहाँ पे somebody is there who you think कि हाँ ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देन यू एक्सचेंज उसकी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को एक्सचेंज करते हैं, या जो भी इस तरह के आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, साहित्य में पढ़ा होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो आदमी हु इज़ गोइंग इन सो मच ऑफ मेंटल एगनी, पेन है उसके अंदर, देन ही डिसाइड्स, कैलकुलेट्स कि उसको रस्सी में कितनी देर तक झूलना है, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन ही विल टेक, देन ही विल डाई। इस तरह की चीज़ों को जब वो बेयर करने लगता है, उसको तौलने लगता है, बैलेंस आउट करने लगता है कि मेरे जिंदा रहने से मुझे जो दिक्कत होगी और मैं जो एकांत में पड़ा रहूँगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा या मैं किसी से बात नहीं करना चाहूँगा एक बीमार अवस्था में। आप इस मेंटल हेल्थ को जस्ट कंपेयर इट टू अ कंप्लीटली पैरालाइज्ड, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में लगभग पहुंच चुका है, उसको आपको जिंदा रखना है। देयर आर ट्यूब्स फीडिंग हिम एंड आउट, मतलब उसका जो है टॉयलेट निकाल रहे हैं, ही कैनॉट शिट, ही और शी इज बेड रिडन। कंपेयर दैट ऑलमोस्ट अ कॉप्स टू समबडी हु इज गोइंग थ्रू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मेंटल पेन। वो जो दर्द झेल रहा होता है तो उसका वही है कि जिंदा लाश जिसको कहते हैं आप, और ये सब मेरी समझ है, ये मैं आपको कोई टेक्निकल टर्म नहीं बता रहा हूँ। भारती गौर जी भी देख रही, वो इन विषयों पे ज़्यादा समझ जो है बेहतर समझ रखती हैं, शायद कभी आए और वो इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपको इसका मेडिकल एस्पेक्ट समझा पाएंगे। मेरे लिए मैं जो समझता हूँ वो यही है कि वो व्यक्ति उसी तरह अपने परिवार के लिए एक जिंदा लाश बन के रह। अब आप सोचिए कि आपके घर में देयर इज समबडी सिटिंग देयर एंड इज नॉट टॉकिंग टू यू, आप उसको खाना देने जा रहे हैं, इज नॉट ईटिंग, वो हर चीज़ को डिस्कार्ड कर रहा है, हर आदमी से दूर जाना चाह रहा है, तो उसकी फैमिली ऑलरेडी उतने पेन में है। अगर वो फैमिली है उसको समझना चाह रही है और उसमें ये आदमी जो जा रहा है, इच्छा मृत्यु क्यों मांगते हैं लोग? होता है ना, यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट है, समबडी वांट्स टू मतलब किल देमसेल्व्स, या जो भी है लाइफ सपोर्ट जो है एक्सट्रैक्ट करने की बातें करते हैं। व्हाई डू दे टेक दैट, या जहाँ पे अलाउड है ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पेन से जा रहे हैं दैट इज अनबियरेबल, तो उस कारण से, और उनको लगता है इसका कोई उपचार नहीं है। अब यहाँ पे मुझे याद आता है, बहुत ही विविडली याद आता है, आईएएस जो जिन्होंने अपनी जान ली थी, उस व्यक्ति ने वीडियो में बहुत ही सब कुछ बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से समझाया था कि परिवार के लिए मैं क्यों जीऊँ। उसने पूरा बताया था कि कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हो गया, अब मुझे नहीं रहना चाहिए। किसी ने कहा कि आपको समाज सेवा करनी चाहिए, देन ही अगेन समाज सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं, उससे क्या बदलाव आ रहा है? सो ही वॉज, उसको की लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हो गई थी कि उसने तय कर लिया, ही डिसाइडेड कि नो दिस प्लेस इज नॉट गुड एनफ टू लिव, एंड देन ही लेफ्ट, उसने अपनी जान ले ली। तो मेरा मतलब पूरे लाइफ का एक जो सबसे मेन कंसर्न है वो यही है कि इसे कायरता या कॉवर्डिस जो है कहना, वो जो है वो छोड़ दीजिए। आदमी डरपोक नहीं होता जो अपनी जान लेता है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपके हाथ में मैं ब्लेड दे दूं, बोलूं उंगली में एक काट लो, आप अपने हाथ से सुई तो भोंक नहीं सकते हैं अपना ही ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अनलेस आप चर्सी हैं तो जब इतनी हिम्मत आप में नहीं होती है, देन हाउ कैन यू टर्म समबडी एज कावर्ड? उसकी मेंटल स्टेट आप जानते नहीं हैं, आप समझ नहीं सकते हैं, उसकी
मैं उस तरह के मेंटल स्ट्रेस से नहीं गुजरा हूं, इसलिए मैं भी कंप्रहेंड नहीं कर सकता हूं कि somebody इज देयर जो ब्रिंक ऑफ टेकिंग हिज और हर ओन लाइफ है, somebody इज देयर, वो इतने पेन में है, मैं कैसे कंप्रहेंड करूंगा? मैं कभी उस दर्द से गुजरा ही नहीं। लेकिन हाँ, जब वो अगर मर जाता है, अपनी जान ले लेता है, देन आई शुड बी एम्पैथेटिक इनफ, उससे इतनी मेरी संवेदना होनी चाहिए कि मैं उसे कायर ना कहूं। जब तक मेरे पास कंफर्म्ड रिपोर्ट ना आ जाए कि फलाना जो है वो अवसाद में था, डिप्रेशन में था, आई शुड नॉट जस्ट उसको जो है ऐसे डिस्कार्ड मत कर दो कि अरे डिप्रेशन में सब कुछ था, पैसा है लेकिन प्रेम नहीं है। नहीं, आप नहीं जानते हैं, हो सकता है उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, किसी के लिए मान लीजिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं उसकी लाइफ में। मान लीजिए किसी के लिए पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लूट लिया, उसका एम्पायर कोलैप्स कर गया, देन ही विल किल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसी तरह किसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टेटस हो, इज्जत हो, उसके बारे में किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि वो कास्टिंग काउच कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था। अगर फिल्मी दुनिया की बात करें, उसमें जो है जान ले लेते हैं। किसी को लगता है कि वो ब्लैकमेल हो रहा है या हो रही है, somebody is doing that, तो उसके कारण ले लेगा। सबके का प्रेशर पॉइंट और पेन का पॉइंट अलग अलग होता है। इस कारण जब कोई अपनी जान ले लेता है या सुसाइड कर लेता है, तो हमें ये कहने का कोई हक नहीं कि वो जो है अवसाद में ही था, डिप्रेशन में ही था, और फिर जो हम और आप ये मेंटल हेल्थ की बातें करने लगते हैं, हम लोग कितने सीरियस हैं इसको लेके। हमारी सोसाइटी में जब कोई इस तरह के अवसाद में होता है या उसको मेंटल कोई भी इशू है, स्लो लर्नर है, होता है ना कि देयर आर सम किड्स हु आर वेरी वेरी स्लो टू लर्न थिंग्स, उसको ईश्वर ने उस तरह से बनाया है। लेकिन अब वो हमारे पास आया तो हमें उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हम उसको पगला, अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं, विच इज अननेसेसरी और एक तरह से डिमीनिंग है। वो एक भेदभाव क्रिएट करता है। जिनके घरों में ऐसे बच्चे होंगे जो स्टैमर करते हैं, जो तुतलाते हैं, हम उसको भी, और ये सारी चीज़ें, तुतलाना मेंटल हेल्थ का पार्ट नहीं हो, बस जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ वी टेक दीज थिंग्स, इतना मतलब लाइटली लेते हैं हम कि वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि मुझे ये बात बड़े जन्म से समझ आ गई, नहीं, मैं भी आप 5 साल पहले तक चले जाइएगा या आज से 5 साल बाद जाइएगा, और अभी जो मैं कर रहा हूँ आपको लगेगा मैं कई जगह पे गलतियां कर सकता हूँ, अनभिज्ञता में करता हूँ, मेरा इंटेंट ऐसा ना हो। लेकिन जब मैं 5 साल बाद भी यही करता रहूं, जबकि समाज मेरे अराउंड बदल रहा है, समाज इन सब चीज़ों को लेके जागरूक हो रहा है, तब फिर मुझ में कुछ समस्या है। अगर मैं आज भी एक्सेप्ट ना करूं कि 10 साल पहले मैं किसी को उसकी आंखें नहीं है तो उस तरह से चिढ़ाता था, या किसी का रंग जो है अलग है, मैं जो है ब्लैक जो क्या कहते हैं अफ्रीकन लोग हैं उनको चिढ़ाता था, तो और अभी मैं उसको रिकॉग्नाइज ना करूं, मैं कहूं कि नहीं मैं बिल्कुल सही कर रहा था, वो गलत है। मजाक जो है वो उन्हीं के बीच उस तरह का मजाक होना चाहिए जो कंफर्टेबल है, और आप श्योर हैं कि आप जो कह रहे हैं वो शब्द, मुझे अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कह के और तरह तरह के नामों से मेरे दोस्त बुलाते हैं, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज आई नो कि उनका इंटेंट गलत नहीं है, और वही मेरा दोस्त किसी दूसरे को इसी संबोधन से नहीं बुलाता है, वो सिर्फ मेरे लिए है, वो उसका संबोधन मेरे लिए प्रेमवश है। या जैसे मैं ही किसी को कुछ कहता हूँ, मैं अपने, मेरा दोस्त है अलग, उसको कुछ कहता हूँ, तो वो आउट ऑफ लव मैं कहता हूँ, और जिस दिन मुझे लग जाएगा 1% कि मेरा दोस्त हर्ट होता है उससे, तो मैं मतलब इतनी शर्मिंदगी होगी मुझे अगर मैं रियलाइज बाद में करूं कि ये जो है मैं करता रहा और वो पेन में था, उसे अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं, उस चीज़ को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। उसी तरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मेंटल हेल्थ के नाम पे, जो हम लोग बस ये 4 शब्द छोड़ देते हैं समाज में, और इस तरह के अभी डिबेट में आप जाइए, ट्विटर पे मैं था, फेसबुक पे हूँ, तमाम लोग लिख रहे हैं इस तरह की बातें। कुछ लोग इतने कमीने हैं कि
ऋषि कपूर मरे थे तो उनके ऊपर उल्टी सीधी बातें लिखी, सुशांत सिंह राजपूत पे फिर केदारनाथ और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। दैट इज डिसगस्टिंग। मतलब हम उस समाज का हिस्सा है जहाँ टेररिस्ट भी मरता है तो हमारी सरकार अभी तक लाश देती रही है उसके फैमिली वालों को, उसको राइट्स, लास्ट राइट्स जो है उसके वो करने देते हैं, अंतिम संस्कार। हम उस समाज के रहने वाले कि ठीक है मर गए, उनको जो है अब डिमीन मत करो। हो सकता है कि वो बहुत ही ख़राब आदमी रहा, मर गया तो कम से कम उस दिन ये सब मत करो, हो एनिवर्सरी पे करो या बाद में करो, बट हैव दैट एक्सेप्ट करो कि जस्ट आज के दिन है। तो आज जो ये सब बातें लिख रहे हैं वो बहुत ही गलत है। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होने की ज़रूरत है और धीरे धीरे शुरू भी हुई है। मेंटल हेल्थ उसमें से एक है, इंडिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हम। मतलब साइकेट्री या इस तरह की चीज़ें होती है, एक मेडिकल साइंस है, इसको हम रिकॉग्नाइज करने तक के लिए तैयार नहीं कि हाँ भाई ये होता है, तुम्हें कुछ समस्या है, गो एंड मीट अ डॉक्टर, किसी से बात करो। किसी से बात मतलब ये नहीं कि तुम अजीत भारती से बात करो, नहीं भाई, कंपिटेंट आदमी से बात करो जो समझता है। उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिठा के बात ही करती है या करता है, वो आपको दवाई भी देगा। मेडिसिन भी इसके लिए होते हैं, होता है। अब मैं मेडिकली एग्जैक्टली नहीं जानता, हो सकता है हार्मोन्स का कुछ इशू, तमाम तरह की बातें होती हैं। अलग अलग लोग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों से, इसलिए सबको एक ब्रश से पेंट कर देना कि ये जो है कायर आदमी है, माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। पर जो ऐसा करते हैं, जो खास करके जो मैच्योर लोग होते हैं, जो एक उस अवस्था पहुंच जाते हैं जो लाइफ की वैल्यू को समझ सकते हैं, और तब वो अगर अपनी जान लेते हैं और उसका कोई मेडिकल एस्पेक्ट नहीं है, तो मैं उसे कभी भी गलत नहीं मानता। मैं उसे यही मानता हूँ, और ये मेरे लेख में भी है और ऐसे भी लिखा है। लोग अभी से कह रहे हैं कि आप जो है आत्महत्या को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, लोग जो है पढ़ेंगे, कोई कर लेगा आत्महत्या तो क्या इसको पढ़ने का। नहीं भाई, मैं इतना भी कन्विंसिंग नहीं लिखता हूँ कि मैंने जो लिखा और आत्महत्या कोई जाके कर ले रहा है, नहीं, आई डोंट डू दैट। मैंने आपको एक अलग हिस्सा दिखाने की कोशिश की है कि आदमी को जब आत्मज्ञान हो जाए, और आत्मज्ञान पेन से भी हो सकता है, दर्द से भी हो सकता है, या उसे सब कुछ लाइफ में मिला हुआ है फिर भी वो आत्महत्या कर लेता है, क्यों करता है? मतलब होता है ना, आप ही में से कई लोग लिखते हैं अपने स्टेटस पे कि अगर कोई दोस्त हो आपका इस तरह से कि ही हैड एवरीथिंग इन लाइफ, मतलब उसके पास पैसा था, उसका स्टेटस था, शोहरत था, बहुत ही लविंग वाइफ थी, बच्चे थे, फिर भी वो मर गया। हो सकता है कि ही हैज सीन इट ऑल एंड ही टुक हिज लाइफ। उसे लगा हो कि अब सारा कुछ सेटल हो गया मामला, अब चला जाए। उसे लगा कि लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया। हो सकता है ना, 1% चांस तो है, इस तरह के भी लोग होते होंगे। हिमालय कोई क्यों चला जाता है? लाइफ से चला जाना क्या है कि आप जो है एक सोशल स्टेटस था आपका, एक लाइफस्टाइल थी, उसको आपने त्याग दिया। सन्यासी हो जाना क्या है? यंग लोग जो सन्यासी हो जाते हैं, जो छोड़ के सब कुछ चले जाते हैं, वो क्या है? एक तरह का तो सर्टेन डेथ है ना उसकी, एक आइडेंटिटी का। यही है कि दे हैव चूजन नॉट टू एंड देयर लाइफ एज इट इज, लेकिन उन्होंने पुरानी लाइफ त्याग दी और वो जाके अब नई लाइफ जिएंगे। तो उसी तरह से इसको मेटाफोरिकल एक उस तरह से भी देखने की जरूरत है कि somebody who is living his body, उसको लग रहा है, उसने सोचा कि भाई अब हो गया, अब खत्म कर लेना चाहिए, अब मैं चला जाता हूँ। उसको इस तरह से भी देखिए, कायर मत कहिए उन्हें। और लोग जो होता है अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं। इसे बाइनरी में नहीं देख सकते। ये कोई क्रिकेट का गेम नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं लास्ट बॉल जो है नो बॉल हो जाएगा और छक्का मारते रहेगा तो हम जीत जाएंगे, हर बॉल नो बॉल होते जाए। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, तब आप गेम में बने रहते हैं। लाइफ क्रिकेट का गेम या इस तरह का गेम नहीं है कि लास्ट 1 मिनट में 3 गोल मार दिया फुटबॉल में और बराबर हो गया हम जीत गए। नहीं, लाइफ उस तरह के रूल से नहीं चलती है। यहाँ पे बिल्कुल अलग सिचुएशन है। आई माइट नॉट बी इवन विलिंग टू प्ले दैट गेम कॉल्ड लाइफ। मैं हो सकता है बचपन से ही आई एम अ मिसफिट,
मैं अपनी मर्जी के बगैर पैदा नहीं हुआ, ये तो खैर बिल्कुल ही अलग आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मैं उसे यूज नहीं करना चाह रहा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश आप करते रहिए, हर तरह से कीजिए, बट ही डजंट लाइक इट, उसको पूरा सिस्टम समझ में नहीं आता है। वो उसके साथ कुछ समय तक जीवित रहना चाहता है, रहता है, वो उससे स्ट्रगल करता है, उसको जीतने की कोशिश करता है। इसलिए आप हमेशा जो कहते हैं जीवन की लड़ाई हार गए, उन्होंने जो है वो बड़े खोखले होते हैं, ऐसे लोग खोखले नहीं होते। वो इतने सालों से एक्यूमुलेट कर रहा है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है कि है क्या, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है, और तब एक दिन उसको लगता है कि नहीं, ये दिस इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस, और फिर वो सुसाइड कर लेता है। इसका ये भी एस्पेक्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर और समझकर आप लोग जो है, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह के शब्दावली यूज करते हैं कि फिल्मी लाइफ बड़ी खोखली कैसे है भाई, खोखली तो लाइफ हमारी आपकी भी है ना। मतलब दिन में 10 फोटो आप डाल रहे हैं दूसरे से एक्सेप्टेंस के लिए, मैं भी वही करता हूं, देन हाउ योर लाइफ इज नॉट हॉलो। चूंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का है या कोई भी बड़ा आदमी जब मरता है नॉर्मली, मतलब वही मैंने बताया कि स्टूडेंट हर 58 मिनट पे सुसाइड करता है, बच्चा 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा जो वयस्क भी नहीं हो पाया है, हम उसके बारे में मतलब उसको एक डेटा के रूप में कंसिडर करते हैं कि इतने बच्चों ने किया सुसाइड। हमारी संवेदना तब तो नहीं निकलती, हम तो उस पर कभी बात नहीं करते हैं कि भारत में स्टूडेंट काउंसलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप सोचिए सबसे ज्यादा काउंसलिंग की आवश्यकता किसे पड़ती है इस देश में, वहां काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पूरी दुनिया में स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, हर स्कूल में होते हैं कि बच्चा किसी खास क्लास में क्यों नहीं प्रेजेंट रहता है, बच्चे को किसी से दिक्कत है, वहाँ बुलिंग होती है, तरह की समस्या। ऐसा नहीं है कि बुलिंग या इस तरह की समस्याएं वेस्टर्न है, नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसीज हैं जो हमारे भारत के हर स्कूल में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे भी स्कूल में था, हर जगह या तो बुलिंग होता है या रैगिंग होता है, कुछ ना कुछ होता है जो एक बच्चे को, उस बच्चे को आप कमजोर मत कहिए, मैंने फिजिकली काफी फिट बंदों को देखा है उसका ब्रंट झेलते हो, क्योंकि उसका नेचर ये सब, उसने इस तरह का आचरण देखा ही नहीं पूरे लाइफ में कि कोई उसको जो है उसके नाम का एक शब्द लेके उसको चिढ़ा रहा हो, या कोई आते जाते उसके सौम्यता को, उसके सॉफ्ट पर्सनालिटी को वो किसी को जवाब नहीं देता है तो उसको जो है लेके मतलब लड़ जाता है, मार देता है उसको, या कुछ गाली देता है, तमाम तरह की बातें करता है। तो ऐसे बच्चों के साथ जो होता है उसका क्या कीजिएगा? क्या इज देयर एनी रेमेडी टू टेक दीज किड्स, बॉयज और गर्ल्स? ये रो के कहां जाएंगे? माँ बाप के पास। माँ बाप क्या उतने मेडिकली मैं बोल रहा हूं, आर दे इक्विप्ड एनफ? क्या माँ बाप के पास उस तरह का परामर्श देने की क्षमता होती है? हमारे माँ बाप बस मतलब नॉर्मली बोल रहा हूं, ठीक है, माँ क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा सीने से लगा लेगी तुम्हें, तुम्हारे साथ बैठ के रोएगी, लेकिन तुम्हारे साथ माँ के रोने से तुम्हारी व्याधि जो है, जो मानसिक है, दैट वोंट गो, देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। वो तुम्हारे टीचर को फोन करेगी, कैसा है टीचर जो है, मतलब हमारा मेरा जनरेशन तो ऐसा है कि माँ बाप खोजते थे कि जहां सबसे ज्यादा पिटाई होती है वहीं भेजो, और मुझे लगता है दैट वर्कड फॉर मी, दैट वर्कड आउट फॉर मी, बट इट माइट नॉट हैव वर्कड आउट फॉर मेनी ऑफ माय क्लासमेट्स। मैं पढ़ने में अच्छा था, मार कम लगती थी, मतलब मैं एक आपको हार्श रियलिटीज बता रहा हूँ। मेरे माँ बाप ना खोज रहे हो, किसी और के माँ बाप तो खोजते ही थे इस तरह की चीजें, क्योंकि डंडे से पिटाई को माना जाता है कि डिसिप्लिन है, और वो एक ढंग से वहां पे लड़के को मोल्ड जो होता है अनुशासित करके निकालेंगे, वो अच्छा हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है, एक तरह से डर से शासन करना, लेकिन उसी में कोई बच्चा क्रैक कर जाता है, कोई बच्चा उसको ले नहीं पाता है, कोई बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि 100 में मैं 99 ला रहा हूँ, फिर मुझे क्यों मार रहा है। ऐसे स्कूल्स थे, ऐसे स्कूल्स का मैं हिस्सा रहा हूँ जहाँ 100 में 99 नंबर लाने पे मार पड़ती थी। हम उस समाज से बिलोंग करते थे। तो ऐसे टीचर को अगर आपकी माताजी या पिताजी जो है वो जाके कंसल्ट भी करेंगे कि देखिए बच्चा मेरा ऐसा कर रहा है, वो क्या करेगा टीचर? वो टीचर कहेगा 10 डंडा और मारेंगे, एकदम सही हो जाएगा। हमारे यहाँ शिक्षकों का ये भी रहा है,
शिक्षकों को पता नहीं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई भी जाती है कि नहीं। हमारे यहाँ तो शिक्षकों का ये भी टंटा है ना कि उन्हें सिर्फ विषय का नॉलेज हो गया, बाकी चीज़ में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। दैट्स व्हाई दे फाइंड हिटिंग अ किड विथ स्टिक्स वेरी कन्वीनियंट। और एक समय में हो सकता है मैं भी सपोर्ट करता हूँगा उसको, ये मैंने एक्सेप्ट किया होगा उसी स्कूल में, अपने दोस्त को मार खाते देख हो सकता है मुझे खुशी मिली हो किसी टाइम में। लेकिन वही है कि जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हैं, 10 साल के बच्चे की समझ अलग होती है, 15 साल पे अलग, 20 पे अलग, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम। स्टूडेंट काउंसलिंग एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है, तो बच्चे सुसाइड क्यों नहीं करेंगे? स्टूडेंट को ये समझाने में हमारा समाज बिल्कुल ही विफल रहा है कि तुम्हें अगर 90% नहीं आ रहा है फिर भी इट्स कूल। मुझे याद आता है मैं 2007 में शायद, हाँ, मैंने जॉब करनी शुरू की कहीं, तो मैंने अपने छोटे भाई को दिल्ली बुला लिया। और दिल्ली बुलाया तो मैंने उसे बोला कि तुम अपना सिर्फ सर्टिफिकेट पहन के और एक कपड़ा पहन के आ जाओ, रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। आया मेरा भाई, फिर मैंने उसे जो है, मैं चाहता तो मेरी पहुंच उतनी थी उस वक्त कि मैं उसे एक बहुत हाई फाई स्कूल में डलवा सकता था दिल्ली में। आई चोज नॉट टू गेट हिम देयर, क्योंकि बेगूसराय का एक बच्चा, मेरा भाई बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, मेरा अपोजिट है वो। आप जितना मुझे अग्रेसिव देखते हैं, मेरा भाई बिल्कुल ही अपोजिट है, एकदम शांत टाइप का। वो ज़रूरत पड़ने पे भी नहीं बोलता है। मेरी माँ इस कारण टेंशन में रहती है कि उसको बोलते हैं वो कह के चुप हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। भाई आया मेरा, तो मैंने उसे एक नॉर्मल स्कूल में डाला, दैट वाज नॉट हाई फाई और बिल्कुल ही शिट भी नहीं था। वहाँ पे वो पढ़ने लगा, तो फिर पहला एग्ज़ाम होता है उसका, हिंदी मीडियम से आया था, यहाँ इंग्लिश मीडियम था, 11th की बात कर रहा हूँ। पहला एग्ज़ाम होता है तो उसकी टीचर जो है, पेरेंट टीचर्स मीट था, उसमें बुलाया मुझे, तो मैं गया मिलने के लिए। मुझे बिठा के वो पूरा बोल रहे हैं, देखिए ये हिस्ट्री में इतना कम नंबर आया, इसको इसमें ये नहीं ध्यान लगा था, फलाना ढिमका। मैंने उनसे यही कहा, मैम थी वो, मैंने बोला कि मैम, मेरा भाई अगर टाइम से स्कूल ना आए, उसके जूते साफ ना हो, उसके कपड़े पे धब्बे लगे हों, तभी मैं बॉदर्ड हूँ। मेरा भाई फेल भी कर जाएगा ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं जस्ट उसे, और ये एक टर्मिनल एग्ज़ाम है, उसे 33% नंबर आ जाएगा, आई एम हैप्पी विथ इट। मैं जानता हूँ कि मेरा भाई अभी किस बैकग्राउंड से आया है और अभी अचानक से हिंदी से इंग्लिश स्विच करने के कारण, और नहीं, मेरा भाई बहुत फ्लुएंट भी होता है इंग्लिश में, स्टिल ही माइट बी फेलिंग, देन आई वॉन्ट। वो टीचर एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब मैं डांटूंगा अपने भाई को कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कभी भी एजुकेशन में मार्क्स को इस तरह से देखा नहीं, जबकि मैं खुद टॉपर रहा हूँ। मतलब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस समय मैं बहुत हाई कैलिबर का एकेडमिशियन रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू मार्क्स, क्योंकि मैंने देखा है मेरी ही क्लास के डम्ब लोग जो रट के कुछ भी लिख देते थे, उनको भी नंबर आते थे, मेरे ही जितने नंबर आते थे। तो हमारे यहाँ का सिस्टम इतना रिग्ड है एक तरह से, या इमेच्योर है, कि इन सब बातों को समझ नहीं पाता। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को समझाइए, खास करके बच्चों के लिए। और इन सुसाइड्स का उनको ये डेटा देखिए कि दीजिए कि तुम जो इतना डांट रहे हो, एवरीबॉडी इज नॉट मेड टू स्टडी। हर आदमी पढ़ने के लिए नहीं बना है यार। आप उसका और देखिए ना, और ये भी आप जान लीजिए कि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर बच्चे में कोई ना कोई अलग तरह की विलक्षण प्रतिभा होती है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा हु इज गुड फॉर नथिंग, नहीं, ऐसे बच्चे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यू हैव जस्ट फेल्ड टू आइडेंटिफाई हिज टैलेंट और हर टैलेंट। वो बच्ची पेंटिंग कर सकती है, बहुत बढ़िया होगी, वो जो है म्यूजिशियन बहुत अच्छी हो सकती है, वो कोई और काम कर सकती है या कर सकता है। आपने चूंकि उसे मौका ही नहीं दिया, या आपने उसके क्लूज को, वो अगर अपने पन्ने पे ही कुछ घिस रही है, लिख रही है, या उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आप क्या उन नुएंसेज को एज ए मदर और एज ए पेरेंट और एज ए टीचर क्या आपने आइडेंटिफाई किया है उसको? आपने उससे पूछा है कि बेटा तुमको ये अच्छा लगता है तो हम तुम्हें इस तरह के स्कूल में भेज दें? नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जो 95% नंबर नहीं लाओगे तुम कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? तो जब
इतने क्रूर हो जाओगे माता पिता के तौर पे, आप इतने ज़्यादा हार्श हो जाओगे आप, तो फिर वो बच्ची या बच्चा क्या करेगा? उसके लिए लगेगा कि आई एम लेटिंग डाउन माई पेरेंट्स। उसके लिए उसका पूरा जीवन का आधार ही जब रहा है कि मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ, माता से बहुत प्रेम करती हूँ, और दोनों की जो है इज्जत जारी है मेरे कारण, तो फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल सॉल्यूशन यही दिखता है कि ही और शी माइट टेक हर लाइफ एज वेल। तो उसी में उसको लगता है कि हाँ, ये कर लेने से ठीक रहेगा, मैं चली जाऊंगी तो रोज का तो किचकिच नहीं होगा, इनको रोज एक ही बार इनको चिंता करनी होगी। वो बच्ची या बच्चा इसी तरह से सोचने लगता है, और उसकी उम्र के लिए ये बहुत ही लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है। हम एज एन एडल्ट जो है अभी जो है अपना फैसला सुना देते हैं, जज करने लगे, नहीं यार इतने बच्चे परफॉर्म करते हैं, हमने ये कर दिया, मैंने तो उसको ऐसे समझाया, वो मान गई, इसको थोड़ा और पुश करना चाहिए था, इसको इस तरह नहीं भाई, इट डजंट वर्क दैट वे। वो बच्ची कितने दिनों से परेशान हो सकती है, वो बच्चा कितने दिनों से इन बातों पे सोच रहा होता है, ये आपको हमको पता ही नहीं। वो तीसरी क्लास से इस तरह सोच रहा होता है, उसके घर में कोई बढ़िया परफॉर्मर होगा और बार बार आप उसको दिखाएंगे कि देखो तुम्हारी बहन जो टॉप कर गई, तुम्हारा भाई जो ये कर रहा है, तो वो अपने आप ऑलरेडी उसी दिन से उस सुसाइड के मोड में चला जाता है। वो अपनी जान लेने की तैयारी उसी दिन से शुरू करने लगता है, वो डेटा इकट्ठा करने लगता है जिसको वो लास्ट दिन एनालाइज करके और उसका निष्कर्ष निकाल के अपनी जान ले लेगा। तो इस कारण से इन सब चीज़ों में माँ को, बाप को, दोस्त को, बड़े भाई बहन आप लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो बाद में इसे सुनेंगे, उनसे यही मेरी गुजारिश है कि सुसाइड को एक तो आप जो है कायरता कहना बंद कीजिए, दूसरे के सिचुएशंस को बाइनरी में मत समझिए कि या तो गलत है या फिर सही है, और तीसरी बात यह है कि अगर कोई इस तरह का है तो उसको रियलाइज़ कीजिए, उसको कैच देम यंग, बचपन से ही उसको पकड़ना और समझना शुरू कीजिए, तभी जो है आप उसको बचा पाएंगे। नहीं तो फिर एक दिन चला जाएगा और आप जो है फिर हम और आप इसी बात पे डिस्कस करते रह जाएंगे, नहीं कुछ दिन और रहता, जीवन से लड़ने की जंग हार गया, इस तरह की बातें नहीं। मैच्योर लोग अलग तरह से सोचते हैं, बच्चे अलग तरह से सोचते हैं, सबको गिव देम सम रिस्पेक्ट, डोंट कॉल देम कावर्ड।